हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। हमारा एक प्रिय पड़ोसी देश जिसे हम चीन के नाम से जानते हैं, हमेशा से ही काफ़ी सारी खुरापातों में लगा रहता है। एक क्षेत्र है दक्षिण चीन सागर जो काफ़ी लंबे समय से विवाद और चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट हमें देखने को मिलता रहता है। ऐसे में उससे जुड़े जो प्रमुख डायमेंशंस अक्सर बन जाते हैं उसको लेकर डिस्कशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा ही एक घटनाक्रम हमें देखने को मिला और दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन और फिलीपींस के बीच में विवाद जैसी संभावना बनती हुई दिखाई दी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दक्षिण चीन सागर पर चीन फिलीपींस विवाद। तो यह विवाद क्यों पनपा? वैसे भी चीन और फिलीपींस के बीच में पिछले काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विवाद को लेकर के जाया जा चुका है, बहुत सारे निर्णय आ चुके हैं। लेकिन आज जो घटनाक्रम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वह क्यों हुआ उसके बारे में समझेंगे। तो न्यूज़ देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। न्यूज़ है यूएस वॉन्स चाइना आफ्टर स्टैंड ऑफ विद फिलीपींस इन साउथ चाइना सी। अब इसमें एक तीसरा एंगल भी जुड़ जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो हमेशा से ही जुड़ा है। तो यूएस ने चीन की इन गतिविधियों को लेकर के चेताया है और कहा है एक तरह से ऐसी गतिविधियां क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो जो डायमेंशंस हमारे रहेंगे, अभी हम इसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, क्या मुद्दे हैं उनको देखेंगे। अमेरिका की क्या राय है, किस तरफ वह खड़ा है, कैसे देखता है, क्योंकि इस नई बहुध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिका, चीन, रूस और बहुत सारे देश इस वक्त प्रमुख भागीदार हैं। ऐसे में चीन को संतुलित करने की अमेरिकी रणनीति हमेशा ही देखने को मिलती है। दक्षिण चीन सागर में भारत के क्या हित हैं? चूंकि एक टॉपिक हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो भारत के हितों को भी जानना जरूरी है। इसके अलावा फिलीपींस जो इस समय प्रमुख रूप से चर्चा का मुख्य बिंदु है, उसके साथ भारत के संबंध क्या हैं, इनको भी हम जान लेंगे। चैलेंजेस क्या है, क्या किया जा सकता है, और एक सवाल रहेगा मेंस के स्तर पर आप उसे लिखने का प्रयास करेंगे। जीएस पेपर 2 यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड के तहत यह विषय जुड़ता है। तो ऐसे समझिएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे जुड़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। बैकग्राउंड पर बात करें तो जो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो प्रमुख देश हैं उनको पहले आप एक बार समझ लीजिए। और ये चीन का हिस्सा है और ये दक्षिण चीन सागर है। हालांकि पहले भी हम कई बार इसका जिक्र अपने कई सारे सेशंस में कर चुके हैं। तो पहला है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। इसके अलावा ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और इधर आता है ईस्ट तिमोर। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण चीन सागर से जो जुड़े हुए और प्रमुख हितधारक देश हैं उनको लेकर के। तो ये प्रमुख देश आते हैं। अब हुआ क्या है? फिलीपींस टू रिज्यूम ऑयल एक्सप्लोरेशन इन साउथ चाइना सी। तो दक्षिण चीन सागर में एक लंबे समय के बाद फिलीपींस ने जो वहाँ के प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं तेल और गैस के, उनको वापस से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। और इसमें जो एक क्षेत्र का नाम आया वह आया रीड बैंक, यानी रीड एक आइलैंड है, उसके पास का एरिया है। तो वहाँ पर ये लोग इस तरह से रिसोर्सेस को ढूंढ रहे थे, जो स्प्रेटली आइलैंड के नज़दीक का क्षेत्र है। आप सब जानते हैं कि स्प्रेटली आइलैंड प्रमुख रूप से दक्षिण चीन सागर का एक विवादित क्षेत्र है। ठीक, तो इसकी हम पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझ लें, फिर विवाद को जोड़ लेते हैं। फिलीपींस ने 2015 में दक्षिण चीन सागर में तेल और इसकी खोजों को, जो तेल और गैस के रिसोर्सेस हैं उनकी खोज को निलंबित कर दिया था। क्यों? इसकी वजह थी क्योंकि इन्होंने इस विवादित जल क्षेत्र पर एक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामले को दायर कर दिया था। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसके बारे में जान लें तो 1899 में इसका गठन किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के जो भी विवाद होते हैं उसको सुलझाने की दिशा में ये काम करता है। हेग में ये अवस्थित है। इनके पास जब मामला पहुंचा तो 2016 में जाकर इसके अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने समुद्र के अधिकांश हिस्सों पर चीन ने कई तरह के ऐतिहासिक दावे किए थे। चीन का कहना था हमारा पुराना राजवंशी इतिहास है। पुराने नक्शों को दिखा करके एक 9 डैश लाइन की संकल्पना पेश की, जिसमें लगभग पूरा ही क्षेत्र दक्षिण चीन सागर का इन्होंने अपने अंडर में बताया। तो जो नया समझौता है, यूएन क्लॉज की हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982,
इसके मुताबिक देशों को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ की एक जो संकल्पना लाई गई है कि देश 200 नॉटिकल मील्स तक अपने कोस्ट से समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, उसका उल्लंघन होता हुआ दिखता है। ऐसे में चीन का जो दावा किया गया था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने वह सही नहीं ठहराया गया और उन्होंने चीन के कई सारे दावों को खारिज कर दिया। अब दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस संसाधनों के संयुक्त विकास पर सहमति दे दी गई और फिलीपींस के राष्ट्रपति जो रोड्रिगो दुतेर्ते साहब हैं, उन्होंने यहाँ से जो रोक लगी थी उसको हटा लिया। तो उसी के चलते जो फिलीपींस की एक वेसल्स थे, जहाज थे, वे रीड बैंक की तरफ जा रहे थे स्प्रेटली आइलैंड से गुजरते हुए, तो उनको चीन के कुछ जहाज़ों ने, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, उन पर फायरिंग की वाटर कैनन से। तो इसको लेकर के फिर फिलीपींस ने विवाद की शुरुआत हुई। फिलीपींस ने बहुत सारे बयान सामने रखे कि दक्षिण चीन सागर में चीन के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये जो क्षेत्र है ये फिलीपींस के EEZ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस आधार पर भी चीन को अधिकार नहीं है। ऐसे में हालांकि चीन ने ये बात कही कि उनको जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा कोई जहाज गुजरने वाला है, तो बहुत सारे बयान आते रहते हैं, लेकिन फिलहाल की घटना इस तरह से घटनाक्रम बढ़ा। अब अगर हम इसकी बैकग्राउंड में ही बात कर रहे हैं तो जो विवादित क्षेत्र है वो है ये वाला। इसमें जो आप लाल लाइन देख रहे हैं रेड कलर की, ये वाली, ये चीन का दावा है इस पूरे क्षेत्र पर, साउथ चाइना सी पर, यानी दक्षिण चीन सागर। इसके अलावा जो अन्य देश हैं, जैसे ये वाली लाइन 200 नॉटिकल मील्स तक, वियतनाम का दावा है। इसके अलावा मलेशिया का यहाँ पर दावा है, ब्रुनेई का दावा है, फिलीपींस का अलग दावा है। ये यहाँ पर देखिए आप, ये मौजूद है स्प्रेटली आइलैंड, ठीक, ये भी हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ जो निकल करके आई, तो फिलीपींस के पास एक विट्सन रीफ मौजूद है। विट्सन रीफ जो साउथ चाइना सी में है, वहाँ पर भी सैटेलाइट इमेजेस से बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई पड़ी वो ये कि चीन के बहुत सारे जहाज वहाँ पर तैनात हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। ये भी एक विवाद का मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ा कि भाई इतने सारे जहाज विवादित क्षेत्र में चीन की तरफ से भेजे जा रहे हैं। और जो 9 डैश लाइन की संकल्पना दी थी चीन ने, उसको आप देखेंगे कि स्प्रेटली आइलैंड का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। एक और जो विवाद हुआ, इसका हुआ इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के EEZ क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद नाटुना आइलैंड्स को लेकर के। तो ये सारे नाम महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि परीक्षा में कई बार ऐसा सवाल पूछ देता है, सुर्खियों में रहा शब्द, या फिर ये क्षेत्र कहाँ पर मौजूद है, दक्षिण चीन सागर, अटलांटिक महासागर, इस तरह कुछ भी पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र कहाँ मौजूद है। ठीक, तो अगर हम मुद्दों को समराइज करें तो एक एक करके समझ लें कि क्या क्या यहाँ पर प्रमुख मुद्दे हैं। पहला तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है कि तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार बहुत ज़्यादा मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा समुद्री संसाधन तो हैं ही, तो संसाधन वाला क्षेत्र हुआ। अगला, चीनी 9 डैश लाइन जो मैप की विस्तारवादी नीतियां हैं, वे यहाँ पर चीन की तरफ से आक्रामक रूप से लागू की जा रही हैं। साथ ही जो यहाँ पर संसाधन मौजूद हैं उन पर कब्जा जमाने वाली स्थिति दिख रही है। इसके अलावा यह जो पूरा क्षेत्र है व्यापार एवं वाणिज्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार सालाना तौर पर यहाँ से होता है। दक्षिण चीन सागर का सामरिक महत्व भी है, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड रूट की वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से या फिर कई सारे देशों के यहाँ से व्यापार गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो यूएस का यहाँ पर एक जो बयान आया है वह बड़ा बयान है, हालांकि ये स्वाभाविक भी है कि यूएस इस तरह का बयान दे। यूएस ने कहा है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डालने वाली स्थितियां बनाने के लिए वह चीन के खिलाफ है और फिलीपींस के साथ खड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीन की इस तरह की गतिविधियां जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरे में डालती हैं, इसके अलावा विस्तारवादी नीतियों को भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक संतुलन स्थापित करने की भी ज़रूरत है। बहुत सारी बातें, इस आधार पर यूएस ने चीन के इन कृत्यों की निंदा की है। ठीक, अब हम देखें कि भारत के दक्षिण चीन सागर में क्या हित जुड़ते हैं। तो संसाधन समृद्ध तो है ही, इस वजह से हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक न्यूज़ आई थी कुछ समय पहले, 2-3 साल की बात हो गई है, ये 2018 का एक आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि वियतनाम कॉल
फॉर इंडिया टू इन्वेस्ट इन ऑयल एंड गैस इन साउथ चाइना सी, यानी वियतनाम ने भारत को दक्षिण चीन सागर में तेल और गैसों के रिसोर्सेज की खोज के लिए बुलाया था और एक तरह से समझौते करने की बात सामने आई थी। इस पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई। चीन का कहना था कि वियतनाम से चीन का कहना था कि आप दूसरे देशों को एक तरीके से इस क्षेत्र में खींचकर ला रहे हैं और विवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि भारत की ONGC जैसी जो कंपनियां हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसको आमंत्रित किया गया था कि आप यहाँ से संसाधनों की खोज कीजिए। तो ऐसे में भारत के हित डायरेक्टली इस क्षेत्र से जुड़ते ही हैं, क्षेत्रों के संसाधन के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत को जब आमंत्रित किया था वियतनाम ने, इस पर चीन की आपत्ति क्यों होनी चाहिए, क्योंकि भारत भी संप्रभु देश है, वियतनाम भी। ऐसे में द्विपक्षीय संबंध के आधार पर कोई तीसरा देश इस बात को कहने के लिए नहीं होना चाहिए कि आप संबंध कैसे बनाएं या ना बनाएं। ठीक, दूसरा एक ये पॉइंट जुड़ता है। तीसरा, व्यापार मार्ग की सुरक्षा। जब चीन के स्पष्ट बयान इस हद तक पहुंच रहे हैं कि वे देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में कल को भारत का कोई जहाज वहां से जा रहा हो तो उसकी सुरक्षा करना भी भारत के लिए बहुत जरूरी है, या फिर अन्य देशों के जो मालवाहक गतिविधियां हैं उनकी सुरक्षा। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत और फिलीपींस के संबंधों की। भारत, चूंकि फिलीपींस यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखता है और भारत भी इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख हितधारक के रूप में भूमिका निभा सकता है। तो भारत और फिलीपींस के संबंधों की शुरुआत नवंबर 1949 में आधिकारिक रूप से शुरू की गई थी। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, जो फिलीपींस है वो भी 1946 में आज़ाद हुआ। उसके बाद से दोनों देशों ने अपने संबंधों की शुरुआत की दोबारा से। इसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी और 1992 में आसियान के साथ गहन साझेदारी जब हुई तो दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होते गए। हालांकि अभी भी इन संबंधों में बहुत सारी संभावना बाकी है और खोजा जा सकता है कि किन किन क्षेत्रों में दोनों देश साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक बहुत सारे संबंध जो देशों के बीच जुड़ते हैं, उसमें भारत के फिलीपींस के साथ संबंध भी हैं। औपनिवेशिक काल की अगर हम बात करें तो वह औपनिवेशिक समय जहां दोनों ही देश उपनिवेश बने हुए थे, तो वह भी एक एकता का प्रतीक हो सकता है। इसके अलावा 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी, जिसके बाद भारत ने आगे बढ़कर एक्ट करते हुए, यानी आगे बढ़कर प्रतिबद्धताओं को जताते हुए ईस्ट की तरफ काम करने की बात कही। इसके अलावा फिलीपींस के साथ भारत का जो व्यापार संतुलन है वह भी सकारात्मक रहता है, यानी हम ट्रेड सरप्लस की स्थिति में रहते हैं। भारतीय छात्रों के लिए भी एक विशेष डेस्टिनेशन के रूप में फिलीपींस का महत्व बढ़ रहा है। ट्रेड की अगर हम बात करें तो लगभग $2.5 बिलियन, ये 2017-18 का डेटा है, $2.5 बिलियन के आसपास दोनों देशों का ट्रेड रहा। हालांकि कोविड के दौर में इसमें कुछ गिरावट आई, $1.7 बिलियन के आसपास ऐसा डेटा हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा क्षेत्रों में दोनों तरफ से निवेश बढ़ रहा है। LNG पाइपलाइन की बात हो, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, ठीक है, हवाई अड्डे के टर्मिनल, जो टूरिज्म है उसको सपोर्ट करने की बात हो, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, नई टेक्नोलॉजीज जैसे डिजिटल डिवाइसेस हो गए बहुत सारे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा फार्मा सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच में संबंधों का विशेष योगदान है और संबंध बढ़ भी रहे हैं आने वाले समय में। ठीक है, अब हम बात करें जो चैलेंजेस हैं इस वक्त इस पूरे सिनेरियो के सामने, वो क्या है। पहला तो यह है कि व्यापार कार्य और सैन्य कार्यों के बीच में हमें इस मुठभेड़ के बीच में, मुठभेड़ ही कह सकते हैं, घटनाक्रम के बीच में एक अस्पष्टता देखने को मिली। जैसे उनका एक जहाज फिलीपींस का जा रहा था, तो वह कोई सैन्य जहाज नहीं था, लेकिन उस पर यदि कार्रवाई हुई तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि दोनों जगह पर यह स्पष्टता का अभाव रहा कि सैन्य कार्रवाई होने जा रही है फिलीपींस की तरफ से या एक नागरिक जहाज है। जैसा कि फिलीपींस ने बताया कि वह एक नागरिक जहाज था, लेकिन अगर यह बात और स्पष्ट रहती तो शायद ऐसी कार्रवाई ना होती। अगला, एक असहमति का भाव भी हमें देखने को मिलता है कि ऐसी आक्रामक कार्रवाई या फिर वाटर कैनन से उनके ऊपर उनको रोकना, उनको हमला करना उन पर, यह भी एक कार्रवाई असहमति को ही दिखाती है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर के लिए एक स्पष्ट समुद्री व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है। कोई ऑर्डर नहीं है, अपने अपने देशों के दावे हैं जो विवाद को जन्म देते हैं। तो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पहला तो ये कि किसी स्थायी व्यवस्था को किए जाने की तरफ कोई बात
की जाए, ऐसा कोई निष्कर्ष या ऐसा कोई आधार निकाला जाए जिस पर सभी देश बैठ करके सहमति जताएं। इसके अलावा राजनयिक समाधान इसका किया जा सकता है, सभी देश जो भी इससे जुड़े हैं वे मिलकर के बातचीत करें। हालांकि एक काफ़ी समय से बातचीत की प्रक्रिया चल ही रही है, लेकिन यदि कोई एक देश आक्रामकता की नीति लाता है तो उसको भी इस बात को समझना होगा कि बाकी देशों के भी इस क्षेत्र में अपने अपने हित मौजूद हैं। इसके अलावा एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था की बात जो यूएस ने भी की, उस पर चलने की इस सभी देशों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। तभी हम 2 विश्व युद्धों के बाद मानव जाति की शांति के लिए कोई और उम्मीद रख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है? इससे जुड़े हितधारकों की चर्चा करते हुए समाधान के उपाय सुझाइए। तो दक्षिण चीन सागर विवाद में जो प्रमुख विवाद है उसको बताइएगा। एक आध उदाहरणों का जिक्र करते हुए जो कोर्ट का फैसला आया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, और समाधान के कुछ सॉल्यूशंस जो हमने चर्चा की उनको बताइएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।